नमस्कार साथियों। आज हम इस क्वेश्चन पेपर के आगे के प्रश्नों को लगाते हैं। तो सबसे पहले कल हमने जो अंतिम प्रश्न किया था वो किसको नगरीकरण वक्र में त्वरित अवस्था कहा जाता है, इस प्रश्न को हमने सॉल्व किया था और देखा था कि नगरीकरण के 3 कौन सी अवस्थाएं होती हैं और ये दूसरी अवस्था को त्वरित अवस्था कहा जाता है। इसके बाद आज का पहला प्रश्न जो है, आज हम और विस्तृत रूप से इन्हें देखने की कोशिश करेंगे। जो भी अदर डायमेंशंस है वो सभी यहाँ पर समझने की कोशिश करेंगे और अगर कोई क्वेश्चन सीधे नहीं बनता है तो उससे किस तरीके से हम एग्जाम हॉल में ये सोच सकते हैं, उस तरीके के एप्टीट्यूड को भी हम यहाँ पर डेवलप करने की कोशिश करेंगे। आपसे अनुरोध है, यदि वीडियो को आपको अच्छी लगती है, आपके लिए थोड़ी भी मददगार है वो, तो आप लाइक करिए और अन्य साथियों तक भी इसे साझा करिए। और अगर कोई भी मैं यहाँ पर प्रश्न पूछता हूँ तो पार्टिसिपेट करने की कोशिश कीजिए और उसका आंसर कमेंट्स में जरूर लिखिएगा। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। आज का पहला प्रश्न देखिए, बेहद ईजी प्रश्न है और आप सभी को आएगा ये। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उल्लेखित नहीं है? तो प्रस्तावना आप सभी ने पढ़ी है, मैं प्रस्तावना के बारे में कुछ बता देता हूँ। सबसे पहली बात, जो प्रस्तावना है, संविधान जब पूरा निर्मित हो चुका था तो प्रस्तावना सबसे अंत में जोड़ी गई। प्रस्तावना होने के लिए सबसे पहला भाग है प्रस्तावना का, वो पहला पन्ना होगा प्रस्तावना का, लेकिन जो संविधान है उसका पहला पन्ना प्रस्तावना होगा, लेकिन सबसे अंत में जोड़ा गया था। प्रस्तावना से संबंधित 2 केस हैं। एक बेरूपाड़ी संघ का केस है 1960 का, अगर नहीं लिखे हैं तो लिखना 60 का। इसमें कहा गया प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है, इसलिए इसमें संशोधन नहीं हो सकता। बट 1973 में फिर केशवानंद भारती केस आ गया, उसमें कहा प्रस्तावना संविधान का भाग है, इसलिए इसमें संशोधन भी हो सकता है। एक एग्जाम में क्वेश्चन बनता है कि किस में ऐसा कहा गया था। चलिए इतना हमने देखा। फिर प्रस्तावना में हमने क्या देखा है, प्रस्तावना में आज तक एक ही बार संशोधन हुआ है। कब? 42वें संविधान संशोधन 1976 से इसमें एक संशोधन हुआ था। उसमें क्या किया गया संशोधन? 3 शब्द जोड़े गए। क्या क्या शब्द थे? 3 शब्द कौन कौन से जोड़े गए? सबसे पहली बात, एक तो समाजवाद जोड़ा गया, समाजवाद, एक पंथ निरपेक्ष या धर्मनिरपेक्ष कहो, पंथ निरपेक्ष, और एक अखंडता। याद रहेंगे ये शब्द, समाजवाद, पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द यहाँ पर जोड़े गए। अब देखते हैं कि क्या कहना चाहता है ये क्वेश्चन। तो कौन सा प्रस्तावना में उल्लेखित नहीं है? संप्रभुता है, हाँ संप्रभुता है। पंथ निरपेक्ष है, हाँ है। लोकतंत्रात्मक है, हाँ है। संघीय व्यवस्था का जिक्र नहीं है, संघीय शब्द नहीं आता। हम भारत के लोग, भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष तथा लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए, तो ये पहली लाइन है उसकी, तो इसमें सभी शब्द मिल जाते हैं। संघीय व्यवस्था नहीं है, तो प्रस्तावना के कुछ चीजें रिवीजन हुई ही होंगी आपकी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब अगला प्रश्न है, ये क्वेश्चन भी बहुत रिपीटेड क्वेश्चन है और बहुत कंफ्यूजिंग भी है। ठीक है, क्योंकि चारों नाम अच्छे नाम दिए गए हैं। निम्नलिखित में से किसने कभी भी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किसी अधिवेशन की अध्यक्षता नहीं की? तो चारों प्रोमिनेंट लीडर हैं, सभी सभी के नाम सुने हैं आपने, लेकिन एक ऐसे हैं जिन्होंने INC है, जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है, उसकी कभी भी अध्यक्षता नहीं की। तो सबसे पहले भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब की गई? 1885 में, दिसंबर 1885 में की गई थी और A.O. ह्यूम के द्वारा की गई थी। इसके अन्य वास्तुकार थे सुरेंद्रनाथ बनर्जी थे और आनंद मोहन बोस, ये 2 मुख्य वास्तुकार थे इसमें, और लॉर्ड डफरिन इस दौरान वायसराय थे, हमें सबको पता है। ठीक है, इसका पहला अधिवेशन पूना में होने वाला था, बट वहाँ प्लेग फैल गया था तो फिर बॉम्बे में हुआ था, ये भी सबको पता है। और इसके पहले अधिवेशन की अध्यक्षता व्योमेश चंद्र बनर्जी द्वारा की गई थी, इतना सबको पता है। अब देखते हैं, अब इसका सिंपल याद करिए। इसमें जो बाल गंगाधर तिलक जी हैं, इन्होंने कभी भी इसकी अध्यक्षता नहीं की। क्यों? कई बार इनको अध्यक्षता देने की कोशिश इन्होंने सोचा, या फिर जो गरम दल के लोग थे उन्होंने इनको अध्यक्षता के लिए बात की, बट जो नरम दल के लोग थे इन्हें अध्यक्ष बनाना नहीं चाहते थे। हमें 1907 का सूरत अधिवेशन भी याद आता है, जहां पर जो गरम दल था उन्होंने कहा कि हम बाल गंगाधर तिलक जी को अध्यक्ष बनाएंगे, बट फिर वही विरोध उत्पन्न हो गया था। फिर राज बिहारी घोष वहां अध्यक्ष बन चुके थे। तो लाला लाजपत राय जी, हाँ थे, अध्यक्ष बने थे। गोपाल कृष्ण गोखले, ये भी थे। सुभाष चंद्र बोस, इनका तो फेमस ही है, हरिपुरा त्रिपुरी 1938 1939, तो ये तीनों थे। बट बाल गंगाधर तिलक जी कभी भी INSC के अध्यक्ष नहीं थे, ये याद करिएगा अच्छे से। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। ठीक है, ये फिर से अच्छा क्वेश्चन और बेहद सरल स्टेटमेंट। पहली बात, आप मुझे दूसरा स्टेटमेंट पढ़ के बताइए। सातवाहन काल में कला के लोक पक्ष को अधिक प्रोत्साहन मिला। अब ये स्टेटमेंट को आप गलत कैसे करोगे भाई? 1% भी अगर प्रोत्साहन मिला तो प्रोत्साहन मिला, उसको नहीं तो नहीं। अब इसको नहीं करके पढ़िए। सातवाहन काल में कला के लोक पक्ष को अधिक प्रोत्साहन नहीं मिला, कितना नेगेटिव लग रहा है सुनने में। ऐसा क्यों बनाएगा एग्जामिनर कभी भी स्टेटमेंट अगर नहीं वाला? उसने जो बनाया होगा सिंपल, कोई ज़्यादा इसमें
झोल कर रखा है उसने, सिंपल पूछा है ना। सातवाहन काल में कला के लोक पक्ष को अधिक प्रोत्साहन मिला, सही बात है भाई, दूसरा तो सही होना ही चाहिए। और सातवाहन काल की हमें विशेषता पता ही है, ये प्राकृत भाषा के संरक्षक थे, तो ये याद रखना, सातवाहन प्राकृत के संरक्षक थे, प्राकृत भाषा के। हमें इसमें एक हाल की गाथा सत्य सही पुस्तक भी मिलती है ना, हाल की गाथा सत्य सही पुस्तक। और सातवाहनों से और क्या याद आ रहा है, सातवाहनों में सबसे प्रमुख काम इन्होंने जो ब्राह्मणों और जो बौद्ध श्रमण थे ना, उनको भूमि अनुदान देने की प्रथा प्रारंभ की। ये सातवाहनों के ही काल में हुआ था। क्या, ब्राह्मणों और बौद्ध श्रमणों को भूमि अनुदान देने की प्रथा सातवाहनों ने ही प्रारंभ की। इनकी भाषा क्या थी, प्राकृत थी, और ये कला के लोक पक्ष को अधिक संरक्षण देते थे। ये तो सही बात हो ही गई, ठीक। तो एक और दो दोनों सही हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे का प्रश्न देखिए, ये भी अच्छा प्रश्न है, कभी बनेगा तो देखिए। भारत के जो अंटार्कटिक में है ना, अंटार्कटिका में भारत द्वारा कौन कौन से अनुसंधान स्टेशन स्थापित किए गए हैं और वर्तमान में कौन परिचालित हैं, ये पूछता है। तो देखिए, सबसे पहले अंटार्कटिका में भारत अभी तक 3 अनुसंधान केंद्र खोल चुका है। इसकी ट्रिक है SBM। SBM, एस से है साउथ गंगोत्री यानी दक्षिण गंगोत्री, भारती और मैत्री। क्या कहा, ट्रिक क्या है, एस, अंटार्कटिका कहाँ है, दक्षिण में है ना, तो SBM, साउथ से याद करिएगा, SBM। तो एस से दक्षिण गंगोत्री, भारती और मैत्री। बट ये कह रहा है कि भारत का स्थायी और उसके द्वारा परिचालित कौन सा, स्थायी कौन से, जो दक्षिण गंगोत्री है ना, वो विध्वंस हो चुका था, 1983 में स्थापित हुआ, फिर 2-3 वर्ष बाद बर्फ के नीचे दब गया था शायद, इसलिए अब ये नहीं है। अभी कौन कौन से परिचालित है, भारती है और मैत्री है। ये 1989 के आसपास बना भारती, और मैत्री 2012 में स्थापित किया गया। तो मैंने क्या बताया आपको, अंटार्कटिका में भारत ने आज तक 3, दक्षिण गंगोत्री भी खोला था, भारती भी खुला था और मैत्री भी खुला था। बट वर्तमान में कौन कौन से हैं परिचालित, भारती और मैत्री। याद रहेंगे ये सब। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बेहद सरल प्रश्न है आपके लिए, चलिए लगाइए, ये खुद से बताइए। कौन सही सुमेलित नहीं है, कौन नहीं है सही सुमेलित। मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट्स, यूएसए से। डीपीएसपीज, आयरलैंड से, सही बात है। आपातकालीन शक्तियां, देखिए केंद्र की अवशिष्ट शक्तियां ऑस्ट्रेलिया से, सही बात है। बट आपातकालीन शक्तियां जर्मनी से, गलत बात है, यही तो है कंफ्यूजिंग। आपातकालीन शक्तियां जो हैं ये 1935 के एक्ट से आई हैं, बट आपातकाल के दौरान मूल अधिकारों का स्थगन ये है जर्मनी से। बन क्या कंफ्यूजन। आपातकालीन शक्तियां तो 1935 के एक्ट से ली गई हैं, बट आपातकाल के दौरान जो मूल अधिकारों का स्थगन होता है ना, वो है जर्मनी के संविधान से। अब यहां पर अगर आपने ये लूप होल पकड़ लिया तो अपने नोट्स में शामिल कीजिए। बाकी तो सब सिंपल है ही, मौलिक अधिकार यूएसए से, और क्या प्रस्तावना भी हमने यूएसए से ही ली है ना, और जो महाभियोग की प्रक्रियाएं हैं वो भी यूएसए से ही हैं, और ठीक है आयरलैंड से राज्य के नीति निर्देशक तत्व लिए हैं हमने, ठीक है। और राष्ट्रपति के जो चुनाव की प्रणाली है ना, वो भी आयरलैंड से ही ली है, और राज्यसभा में सीटों का नामांकन ये भी आयरलैंड से। बाकी सब तो हम किताबों में पढ़ते ही हैं, लेकिन वही सारी चीज़ें याद नहीं हो सकती। जो एग्जाम जो क्वेश्चन बन रहे हैं उन्हीं से संबंधित आज आपको ये नई चीज़ मिल गई, और मैं PIQs कराते रहूँगा, कुछ ना कुछ नया चीज़ आते रहेगा, वही शामिल करते जाइए, एक दिन सारा कंप्लीट हो जाएगा। धीरे धीरे सब याद करते जाना है। बट केंद्र की अवशिष्ट शक्तियाँ ऑस्ट्रेलिया से ली गई हैं, ठीक है। और क्या है ऑस्ट्रेलिया से, संयुक्त बैठक, ये भी ऑस्ट्रेलिया से ही। हाँ, जो 2 सदनों की हम संयुक्त बैठक देखते हैं वो भी ऑस्ट्रेलिया से, ठीक है। चलिए आपातकालीन शक्तियाँ कहाँ से हैं फिर, ये है हमारी 1935 के एक्ट से, तो इसलिए ये गलत है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये एक बेहद ही फैक्चुअल क्वेश्चन हो गया, ये नहीं भी कर पाओगे कोई बात नहीं। नोबी और कांतो मैदान, अब जब तक ये नहीं आएंगे किसी ने नहीं सुने होंगे भाई, कहीं पढ़ते ही नहीं हम, बशर्ते ये जापान में है, वरना करिए मत, मैं यही कह रहा हूँ। देखिए अब ये स्कीम पूछी गई हैं कुछ, चलिए कर लेते हैं इन्हें भी, इनका सन हमें देखना है। तो सबसे पहले बताइए मुझे, आत्मनिर्भर वाली जो मतलब आत्मनिर्भर वाला माहौल है कब बना, कोविड के बाद बना ना, इतना तो सबको पता है। आत्मनिर्भरता की बात हम पहले करते थे कभी नहीं, कोविड के बाद करने लगे, क्योंकि हमारी सप्लाई चेन डिस्टर्ब हो गई और हमें खुद पर ही निर्भर रहने की हमने बात की। तो सबसे लेटेस्ट कौन सा दिख रहा है, 2021 दिख रहा है ना। सिंपली मुझे नहीं आता, बट आत्मनिर्भर से ही कनेक्ट करिए 2021 में। तो बी का 1 है, बी का हमारा 1 है, और आंसर शायद निकल गया हमारा यहाँ पर, बी का 1 से निकल गया आंसर। तो आत्मनिर्भर को कनेक्ट करिए 2021 से। जन आरोग्य योजना है 2018 की, सुरक्षा बीमा योजना 2016 की, और आम आदमी बीमा योजना 2007 की। अब आप करना चाहते हैं तो कर सकते हैं इसे, क्योंकि कभी कभी बन सकते हैं। ये दो तो कर ही लीजिएगा, ये तो ज़्यादा पुरानी हो गई, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं। अच्छा, अब WPI के मैं कुछ कुछ चीज़ें आपको यहाँ पर बताऊंगा, सारी चीज़ें जो मुझे मतलब बताने योग्य हैं। देखिए WPI थोक मूल्य सूचकांक के आंकड़े कौन जारी करता है, तो हमारे पास 2 सूचकांक है, एक है WPI, एक है CPI। यह है
थोक मूल्य सूचकांक यानी होलसेल प्राइस इंडेक्स, यह है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स यानी उपभोक्ता मूल्य सूचकांक। तो ये क्या करता है WPI, यह होलसेल यानी थोक जहां पर सामान बन के आता है उसके नजरिए से प्राइस को देखता है। और CPI क्या है, कंज्यूमर, जो हम हैं उपभोक्ता, उसके नजरिए से प्राइस को देखता है। अब WPI को पहली बात कौन जारी करता है? WPI को जारी किया जाता है वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के आर्थिक सलाहकार विभाग है ना, जो उसके वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के आर्थिक सलाहकार विभाग के द्वारा ये जारी किया जाता है। और CPI किसके द्वारा? CPI तो सबको पता है ना, NSSO द्वारा, शायद मैं ठीक ही हूँ, NSSO द्वारा ही जारी किया जाता है, या NSO मतलब। और WPI के बारे में, इसमें केवल गुड्स आती हैं। WPI में केवल गुड्स का मूल्यांकन किया जाता है, सर्विसेज नहीं आती हैं। ध्यान रखिए, WPI में सर्विसेज नहीं आती है, बट CPI में गुड्स प्लस सर्विसेज दोनों आती हैं। चलो ये भी हुआ। WPI में हमारे पास 697 हमारे पास आइटम्स हैं, ठीक है, और इन्हें 3 भागों में विभक्त किया गया है, 3 भागों में विभक्त किया गया है, ठीक है। चलिए, WPI में 697 हैं और 3 भागों में विभक्त किया गया। और CPI का अन्य महत्वपूर्ण काम का, जो हमारे देश में जो इन्फ्लेशन का टारगेट फिक्स किया जाता है, और अभी क्या है वो इन्फ्लेशन का टारगेट 2 से 6% की रेंज में, 2 से 6% के बीच में बनाए रखने की बात की गई है ना, वो CPI के आधार पर ही तय की जाती है। तो भारत में इन्फ्लेशन टारगेटिंग CPI, क्योंकि कंज्यूमर के पर्सपेक्टिव से करेंगे ना, हम ही खरीदने वाले, तो हमें सबसे ज़्यादा प्रभाव पड़ेगा इन्फ्लेशन का। तो CPI 2 से 6% के बीच में बनाए रखेंगे कहते हैं CPI को, और यही हमारा इन्फ्लेशन का टारगेट भी है। चलिए, क्या क्या सीखा है मैं एक बार जल्दी बताता हूँ। WPI कौन जारी? वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के आर्थिक सलाहकार विभाग के द्वारा। इसमें 697 गुड्स, 3 भागों में ये विभक्त हैं। इसमें केवल गुड्स आती हैं, सर्विसेज नहीं आती हैं। सीख लिया इतना। चलिए, अब हम CPI का देखा मैंने। CPI क्या, ये गुड्स और सर्विसेज दोनों को शामिल करेगा। CPI इसे NSO द्वारा जारी किया जाता है, और ये जो हमारा इन्फ्लेशन का टारगेट है वो 2 से 6% के बीच में CPI को बनाए रखने की बात करता है। हमारा जो इन्फ्लेशन का टारगेट है वो CPI पर निर्धारित है, 2 से 6% के बीच में बनाए रखेंगे। चलिए, कुछ सीखा, अच्छी बात। अब देखते हैं वित्त आयोग के बारे में कुछ बातें बताई गई है। भारत के वित्त आयोग का प्राथमिक कर्तव्य क्या है? तो पहली बात, वित्त आयोग क्या, आर्टिकल 280, इसका कॉम्पोजिशन क्या, 1+4, एक अध्यक्ष और चार क्या इसके सदस्य होते हैं, 4। कौन नियुक्त करता है? राष्ट्रपति नियुक्त करते हैं। यह एक अर्धन्यायिक निकाय है। अर्धन्यायिक यानी कुछ न्यायिक शक्तियां भी इन्हें मिलती हैं, सिविल न्यायालय की जैसी। चलिए, तो वित्त आयोग के बारे में क्या, आर्टिकल 280, 1+4 का कॉम्पोजिशन है इसका, यानी एक अध्यक्ष 4 सदस्य, राष्ट्रपति इन्हें नियुक्त करता है। और वर्तमान में वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? अरविंद पनगड़िया जी नियुक्त हुए हैं ना। कौन सा? 16वें वित्त आयोग के। तो इतनी बातें मैंने आपको बताई थी। 16वें वित्त आयोग के अरविंद पनगड़िया जी नियुक्त हुए। अब आप बताइए कौन सा होगा सबसे बढ़िया, सबसे अच्छा, सबसे प्राथमिक कर्तव्य कौन सा है? भाई, संघ और राज्यों के बीच कर के राजस्व का भी का वितरण करना। वार्षिक बजट ये कहाँ तैयार कराता है? ये तो इकोनॉमिक, जो वित्त मंत्रालय का आर्थिक मामलों का विभाग है वो कराता है। राष्ट्रपति को वित्तीय मामलों पर परामर्श हाँ दे सकता है, बट प्राथमिक कर्तव्य तो ये नहीं है ना। प्राथमिक तो संघ और राज्यों के बीच जो कर हमें मिल रहा है उसके बंटवारे की बात करता है, ये सबसे प्रमुख बात है। अब बताइए मुझे आप, चलिए ये तो आपने सीख लिया, अब बताइए, तो अगर मान लिया जाए 100% टैक्स प्राप्त होता है, तो इसने राज्यों को कितना % देने की बात की है? कुछ पता है इसका? तो इसने कहा है 41% हम राज्यों को देना। अगर केंद्र को 100 रुपए मिलते हैं तो उसका 41 रुपए राज्यों को देना है, और एक रुपए यानी 1% जम्मू कश्मीर के लिए निर्धारित किया है। कुछ सीख रहे हो? ये मैं क्या कह रहा हूं, अगर 100% कर जो प्राप्त होता है केंद्र को, उसमें से राज्यों को कितना देना चाहिए? 15वें वित्त आयोग ने कितने की सिफारिश की थी? 41% देना चाहिए राज्यों को कहा, और 1% कहा जम्मू कश्मीर के लिए निर्धारित किया था। तो सीख लिया इतना। बहुत सारी बातें यहां पर मैंने आपको बताई। चलिए, अब ये क्वेश्चन कोई काम का है तो नहीं, बट मैं आपसे यहाँ पर क्वेश्चन करूंगा कि ये जो चारों दिवस दिए गए, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, महिला दिवस अंतर्राष्ट्रीय, विश्व टीबी दिवस और विश्व मलेरिया दिवस, इनकी डेट मुझे कमेंट में चाहिए। आपको ये डेट लिखनी है। अगर आप सर्च करोगे कुछ तो कुछ सीखने को ही मिलेगा भाई। योग दिवस आपको भले ही मनाओ, भले पता हो, महिला दिवस भी भले पता हो, बट ये दो अगर नहीं पता है तो फिर भी जाकर देखिए और कमेंट में लिखिए, इनसे क्वेश्चन बनते हैं। तो कमेंट में ये चारों दिवस आपको लिखने हैं। चलिए ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए। अब यहाँ पर कितना रोमांचित करने वाला फैक्ट है, देखिए। आपको पता है तीस्ता नदी कहाँ से निकलती है? जेमू हिमनद से निकलती है, या फिर कहीं पर पाऊ हुनरी हिमनद भी दिया है, पाऊ हुनरी ग्लेशियर भी दिया है, वहां से निकलती है तीस्ता नदी। और किसकी सहायक नदी है? ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है ये। बट देखिए कितना इंटरेस्टिंग फैक्ट है, तीस्ता नदी पहले गंगा की सहायक नदी थी, आजकल वह ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी। और ये सही स्टेटमेंट है। पहले जो हमें हिमालयी नदियों में क्या मिलता है, अपना मार्ग बदल देती, अगर क्योंकि वलित पर्वत है, कहीं पर से अगर कुछ फ्लक्चुएशन आ गई तो वो मार्ग बदल देती है। तो पहले तीस्ता नदी एक महत्वपूर्ण सहायक नदी थी गंगा की, बट अब वो किसकी सहायक नदी है? ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। अब यहाँ पर क्यों की लगाइए, तीस्ता नदी पहले गंगा की सहायक नदी थी, आजकल वह ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है, क्योंकि
नदी अपहरण हिमालय की नदियों का एक प्रमुख गुण है। सही बात है भाई, दोनों एक दूसरे का रीजन भी सेटिस्फाई कर रहे हैं, क्योंकि नदियों का अपहरण हो जाता है, यहाँ पर एक नदियां दूसरी जगह चली जाती हैं, इसलिए ऐसा हो रहा है। सही बात है ना ये दोनों? तो देखिए दोनों क्या बात है, सही कथन, यानी ए और आर सही है और आर ए की सही व्याख्या करता है। बट याद रखिए तीस्ता नदी अब किसकी सहायक नदी है? ब्रह्मपुत्र की है। ठीक है, जेमू ग्लेशियर से निकलती है, जिसे पाऊ नदी हिमनद भी कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे का हमारा अगला प्रश्न है, ठीक है, ये क्वेश्चन कर लीजिएगा क्योंकि ये बाद में भी बना ही रहेगा। कोविड-19 के बाद वैश्विक अर्थव्यवस्था के उत्थान के लिए एक द ग्रेट रीसेट पहल प्रारंभ की। द ग्रेट रीसेट ये किसने प्रारंभ की? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम याद रहेगा, द ग्रेट रीसेट पहल वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने की अर्थव्यवस्था को उभारने के लिए। ठीक है, चलिए अब यहां पर फिर से बेहद अच्छा प्रश्न, ये कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन अन्य तीनों की तुलना में सूर्य की रोशनी को ज्यादा परावर्तित करता है? परावर्तित मतलब टकराने के बाद सीधे भेज देता है, यानी ये स्थल था, यहां टकराई, यहां से भेज दी गई इसे। अब इसको कहते हैं एल्बिडो। एल्बिडो एल्बिडो का तात्पर्य क्या? सूर्य का वो प्रकाश जो धरातल पर आने पर सीधे परावर्तित हो जाता है, वो एल्बिडो कहलाता है। सूर्यातप की वह मात्रा जो धरातल पर टकराकर सीधे परावर्तित हो जाती है, वो क्या कहलाती है? एल्बिडो कहलाता है। तो टोटली ये पूछना चाहते हैं कि सबसे ज्यादा एल्बिडो किसका होता है? तो रट लीजिए, कहीं पर लिख लीजिए, कुछ भी कर दीजिए, बहुत बार ये प्रश्न बनता है एग्जाम में। जो सबसे ताजा स्नो होती है, सबसे ताजा बर्फ होती है जो, उसका एल्बिडो सर्वाधिक होता है। यानी मान लिया जाए 100% ऊर्जा आई ना, तो ये 95% परावर्तित कर देती है। कौन? ताजा बर्फ की ढकी हुई भूमि। याद रहेगा, जो ताजा बर्फ की भूमि होती है, ताजा स्नो होता है, वो सबसे ज्यादा एल्बिडो होता है उसका। फिर उसके बाद हम देखते हैं जो नया नया कंक्रीट किया गया है उसका होता है। फिर उसके बाद हम रेत के रेगिस्तान का हो गया, फिर हरी घास का हो गया। सबसे कम होता है डामरीकरण का। जो डामर नहीं होता है उसका एल्बिडो सबसे कम होता है, यानी वो परावर्तित कर ही नहीं पाता, अवशोषित ज्यादा कर लेता है डामर। याद रहेगा, सब सर्वाधिक किसका? स्नो का। बस इतना याद रखिए, सर्वाधिक एल्बिडो स्नो का। स्नो का। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर से आपके लिए एक बेहद सरल क्वेश्चन में लेकर आया हूं, बताइए भाई। अगर कोई ये क्वेश्चन गलत करता है फिर वो तैयारी में नहीं है। ठीक है, चलिए कौन सा सुमेलित नहीं है बताइए फिर? न्यायपालिका व कार्यपालिका का पृथक्करण, आर्टिकल 50। सही बात है। चलिए अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के आर्थिक और शैक्षणिक तथा आर्थिक हितों में अभिवृद्धि, आर्टिकल 46। सही बात है। सहकारी सोसाइटी का संवर्धन, बताइए। 43 से। ठीक है, चलिए ग्राम पंचायतों का गठन, आर्टिकल 50। अरे भाई यहाँ पर तो आंसर ही पता चल गया इसने। आर्टिकल 50 यहाँ भी लिखा, आर्टिकल 50 यहाँ भी लिखा। भाई दो चीजें कैसे हो सकती हैं? अब या तो ये होना चाहिए सही, या तो ये मतलब इनमें से ही गलत होगा जो भी हो। ये कैसा एग्जामिनर था ये? ऐसा आर्टिकल 50 कौन दे दिया साथ में? कुछ और चीज देता। मतलब ये बेहद अजीब सी चीज नहीं होगी यहाँ पर? आर्टिकल 2 अनुच्छेद 50 में दो चीजें तो हो नहीं सकती भाई, या तो यही गलत होना चाहिए या तो ये गलत होना चाहिए। आपको ये तो नहीं भी आती थी तो कोई काम नहीं बनना था। तो कौन? अब ये तो सबको पता है ना, न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथक्करण, और ये भी सबको पता होता है ग्राम पंचायतों का गठन आर्टिकल 40 करके, सबको पता होता है ना। तो ये तो बेहद ईजी क्वेश्चन था भाई, ये गलत मत करना। ये क्या है? आर्टिकल 40। 50 में आपको पता ही दिया गया है, ये है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रथम वित्त आयोग का अध्यक्ष कौन है बताइए? पहली बात, वित्त आयोग का सब चीज तो मैंने आपको बता ही दिया ऊपर। ठीक है, तो इसके प्रथम अध्यक्ष थे केशी नियोगी जी। वर्तमान में भी मैंने बता दिया आपको, अरविंद पनगड़िया जी नियुक्त हुए हैं 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए, ठीक है, ये यहाँ पर मैं इंडिया का टारगेट आपको बता देता हूँ, क्वेश्चन सॉल्व करने की उतनी आवश्यकता है भी नहीं। देखिए नेट जीरो का तात्पर्य क्या होता है? यानी हमने जितना उत्सर्जन किया कार्बन का, उतना ही एब्जॉर्ब भी कर लिया, ये होता है नेट। यानी 5% हमने उत्सर्जन किया, 5 यूनिट उत्सर्जन की, तो 5 यूनिट ग्रीन हाउस गैस हमने अवशोषित भी कर ली। इसे कहते हैं नेट जीरो। यानी हमने नेट कितना किया? नेट तो जीरो किया, 5 किया था बट 5 हमने एब्जॉर्ब भी तो कर लिया, इसे कहते हैं नेट जीरो। भारत का नेट जीरो का टारगेट कब तक का है? 2070। भारत ने लक्ष्य किया है कि हम 2070 तक नेट जीरो कार्बन न्यूट्रलिटी हासिल कर लेंगे, बस इतना ही याद करें। नेट जीरो का भारत का टारगेट 2070 का। और नेट जीरो का तात्पर्य भी मैंने आपको बता दिया, कार्बन डाइऑक्साइड की वो मात्रा जितना हमने अवशोषित किया उतना ही हमने क्या ले लिया, जितना उत्सर्जन किया उतना ही अवशोषण भी कर लिया। ठीक है, ग्रीन हाउस गैसों का। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए बेहद ही अच्छा क्वेश्चन, यहाँ पर मैं आपको इंडोनेशिया का पूरा मैप माइंड में छपा दूंगा, बट आपका ध्यान यहाँ पर होना चाहिए। देखिए ये हो गया मलयन प्रायद्वीप, आ जाएगा यहाँ से ऐसे। यहाँ पे हो गया सुमात्रा, ये है सुमात्रा, ये है जावा, लिखिए ये है बाली, ये है लोम्बोक, ये है बोर्नियो, ये है सुलावेसी या सेलेबिस कहते हैं हम जी। देखिए
ये सब किसके आइलैंड हैं? ये आइलैंड है आपके इंडोनेशिया के। ठीक है, चलिए अब देखिए, ये है सुमात्रा, ये है हमारा बोर्नियो, जावा, बाली और लोम्बोक। अब ये क्या कह रहा, इनका पश्चिम से पूर्व की ओर, यानी यहाँ से यहाँ की ओर क्रम बताए, तो सुमात्रा, जावा, बाली, लोम्बोक, सुमात्रा, जावा, बाली, लोम्बोक, ये तो इसका क्रम हो गया। अब देखिए, अभी जो इंडोनेशिया उसकी राजधानी क्या है? जकार्ता है ना, और वो कहाँ है? सुमात्रा में। सॉरी सॉरी, अभी जो इसकी राजधानी है इंडोनेशिया की, वो जावा के कहाँ पर है? जकार्ता में। बट अभी आपको सबको पता है इंडोनेशिया की राजधानी क्या होने वाली है? चेंज होने वाली है। कहाँ? नूसंतारा में होने वाली है ना, नूसंतारा में। तो वो कहाँ है? वो बोर्नियो में होगी। जो नूसंतारा है ना, कालीमंतन और नूसंतारा, वो बाली में होने वाली है। सॉरी, बोर्नियो है ये, सॉरी सॉरी सॉरी, ये बोर्नियो है, बाली ये है। मैं आपको फिर से करा देता हूँ, थोड़ा कन्फ्यूजन हो गया। ये मलय प्रायद्वीप है, ये सुमात्रा, ये जावा, ये बाली, ये लोम्बोक, ये बोर्नियो और ये सुलावेसी आइलैंड। अब आपको कुछ स्टेट भी बता दूं, जल संधियां बता दूं यहाँ पर। तो सबसे महत्वपूर्ण जल संधि मलक्का की जल संधि वो यहाँ पर है, मलय प्रायद्वीप और सुमात्रा के बीच में, ये मलक्का की जल संधि। सुंडा की जल संधि भी पढ़ी होगी आपने, सुमात्रा और जावा के बीच में, यहाँ पर सुंडा की जल संधि है। यहाँ पर मकस्सर जल संधि है। चलिए मकस्सर तो छोड़िए, मलक्का और सुंडा की जल संधि आपको याद होनी चाहिए। सुंडा की कहाँ? सुमात्रा और जावा के बीच में। और मलक्का की कहाँ? सुमात्रा और ये मलय प्रायद्वीप है जो मलेशिया वाला है, वहां पर है। कर पाओगे? तो सुमात्रा, जावा, बाली, लोम्बोक। देखिए, सुमात्रा, जावा, बाली, लोम्बोक, ये है इंडोनेशिया के पश्चिम से पूर्व के द्वीपों का क्रम। बनाया कुछ? चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए। अब देखिए फिर से आ गया क्वेश्चन। मैंने क्या कहा था, ऐसे क्वेश्चन को कोई सीमा है इनकी? ऐसे अगर स्टेटमेंट कुछ भी पूछा, उठा के पूछ देगा भाई, वो कितने याद करके जाओगे? तो ये नहीं करना है, नहीं करना है, नहीं करना है। आज मैं इसका आंसर भी नहीं बताऊंगा आपको, ठीक है। चलिए, भारतवर्ष में खारे पानी की सबसे बड़ी झील बताइए भाई। सिंपल, चिल्का झील। कहाँ है? उड़ीसा में है। इस पर कौन सा द्वीप है? नलबाण द्वीप है, नलबाण द्वीप, याद रहेगा। और और वूलर क्या है भाई? जम्मू कश्मीर में है। और ये क्या है? मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है। सांभर कहाँ है? राजस्थान में है, ये भी खारे पानी की है। और लोनार झील कहाँ है? ये उल्का पिंड से बनी थी ना, ये उल्का क्रेटर झील कहते हैं हमसे, लोनार। ये कहाँ है? महाराष्ट्र में। तो सिंपल याद, खारे पानी की सबसे बड़ी चिल्का झील, इस पर है नलबाण द्वीप। वूलर झील जम्मू कश्मीर में, मीठे पानी की सबसे बड़ी झील। सांभर झील राजस्थान में, खारे पानी की। लोनार झील महाराष्ट्र में स्थित है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। फिर से बेहद सुंदर ही क्वेश्चन आ गया यहाँ पर। बताइए ये क्वेश्चन कितना, मतलब ये दो तो आपको याद होंगे, बट ये दो आपका खेल खराब कर सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहले सबके सन याद करते हैं। अच्छे, सबसे पहले भारत में कौन आया था? रॉल्फ फिच आया था। ये क्रम जरूर याद करिए। रॉल्फ फिच बहुत कम सुनते होगे आप, और डाउनटन तो क्या ही सुना होगा। तो रॉल्फ फिच ये आया था 1583 में। एक क्वेश्चन ये भी बनता है कि अकबर के शासनकाल में कौन आया था? तो रॉल्फ फिच आया था। अकबर के शासनकाल में कौन? रॉल्फ फिच, 1583। फिर कौन आए? विलियम हॉकिंस। कब? 1608 में। ठीक है, 1608 में विलियम हॉकिंस आया था। थॉमस रोबी सबको पता है, 1615 में, पता है सबको। और निकोलस डाउंटन आया था 1614 में। बस ये दो नए जोड़ लीजिए अपने, यही है वैल्यू एडिशन भाई। ये दो तो आपने सबने कराया था, सब जगह पूछा भी गया था, सब जगह आपकी किताबों में, बट ये दो नहीं था, तो ये है वैल्यू एडिशन। अब जब बनेगा तो आप गलत नहीं करोगे। तो देखिए, रॉल्फ फिच आया था 1583 में अकबर के काल में, हॉकिंस 1608 में, थॉमस रॉ 15 में, 1615 में, और निकोलस डाउंटन 1614 में। तो सबसे पहले कौन? रॉल्फ फिच, फिर हॉकिंस, फिर डाउंटन, फिर सर थॉमस रॉ, यानी 2143, 2143। आंसर ये हो गया, यानी सबसे पहले फिच, फिर हॉकिंस। अब बताइए, फिच तो अकबर के दरबार, बाकी सारे ये जहांगीर के दरबार में है भाई। पता है ना, जहांगीर का शासनकाल 1605 से लेकर 1627 तक। तो हॉकिंस देख लो 1608 का, निकोलस डाउंटन देख लो 1614 का, या फिर थॉमस रो देख लो तो 1615 का। सारे जहांगीर के दरबार में आए थे। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास में इतना रखते हैं, और अगली जो भी वीडियो होगी हम इसमें जीएस के तो सारे क्वेश्चन लगा ही लेंगे। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना रखते हैं। वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करना कतई ना भूलें, शेयर करें अपने साथियों तक, और जो मैं क्वेश्चन पूछता हूँ उसके आंसर भी देने की कोशिश करें। तो ठीक है, आज के लिए इतना रखते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।